क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जिग बुशेस जो होती हैं वो किसके लिए प्रयोग में ली जाती हैं, या फिर ये क्या होती हैं एक तरीके से ना। जिग बुशेस क्या होती है? देखो, जिग और फिक्सर का आपको पता ही है। जिग और फिक्सर क्या होती हैं? दोनों क्या है, लोकेटिंग डिवाइस होती है। तो देखो, अब वो पूछ रहा है जिग बुशेस क्या होती है। तो देखो, द पार्ट्स ऑफ ड्रिल जिग थ्रू विच द कटिंग टूल्स आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड, या फिर डिवाइस यूज्ड इन जिग अलॉन्ग विद द फिक्सर। तो ये क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो यूज की जाती है जिग और फिक्सर के साथ में। आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड। क्लियर दोस्तों? अ जिग इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच होल्ड्स एंड लोकेट अ वर्क पीस and guides and controls one or more cutting tools. A fixture is defined as a device which is used to hold and locate a workpiece at the time of inspection or for the manufacturing operation. इनमें से एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि गाइड कौन सी करता है, तो गाइड करता है जिग। क्लियर है? क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना हो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। और अब है इसके बुशेस के बारे में। देखो, द पर्पज ऑफ द बुशिंग इन जिग्स इज टू लोकेट एंड गाइड द ड्रिल, रीमर, काउंटर बोर, काउंटर सिंक, स्पॉट फेसिंग टूल और एनी अदर रोटेटिंग टूल। ठीक है ना, इसका ये पर्पज हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ अ थिन प्लेट इज हेल्ड पैरेलल टू द फ्लूइड स्ट्रीम द प्रेशर ड्रैग। देखो, जब पैरेलल होता है तो प्रेशर ड्रैग क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो पता होगा। विस्कस फोर्सेज एंड प्रेशर फोर्स आर टू रेस्पॉन्सिबल। ये जो दोनों ही फोर्स होते हैं, कौन से? विस्कस फोर्स और जो प्रेशर फोर्स होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ड्रैग फोर्स के लिए होता है। अब ड्रैग फोर्स पता ही है आपको, ऑब्वियसली बात है जीरो ही होगा यार, कि अगर जब पैरेलल किसी की चीज़ में रखी हुई है, ठीक है ना, जब एंगल जब 0 डिग्री हो तब। तो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ड्रैग फोर्सेस प्रेजेंट, प्रेशर ड्रैग एंड द स्क्रीन फ्रैक्शन ड्रैग। तो प्रेशर ड्रैग इज ड्यू टू द वेग रीजन बिहाइंड द बॉडी एंड स्क्रीन फ्रैक्शन ड्रैग इज ड्यू टू द विस्कोसिटी। तो स्क्रीन फ्रैक्शन क्या हो गया? रेजिस्टेंस, मतलब विस्कोसिटी की वजह से होता है। इसके बाद में ये आप पढ़ लेना, जिनके थ्योरी के जो सिस्टम है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो। इन केस ऑफ द डिप्रेस्ड नैप द प्रेशर ऑफ द एयर बिलो द नैप इज, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वो डिप्रेस्ड नैप में अगर एयर बिलो द नैप अगर पूछ रहा है तो उसमें लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है डिप्रेस्ड नैप के लिए। क्लियर है? Sometimes a weir is not fully ventilated but is partially ventilated as shown in the figure यहाँ है नहीं। तो देखो, इसका बस ये है कि डिप्रेस्ड नैप के लिए याद रखना कि अगर बिलो में पूछा है तो जो प्रेशर होता है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक होता है, और वैसे भी बिलो द नैप मतलब डिप्रेस्ड ही हो गया। तो डिप्रेस्ड नैप में क्या होता है? प्रेशर नेगेटिव होता है, और उसको क्या होता है? डिप्रेस्ड नैप बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स इज हाफ द टेंशन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड। मतलब कंडीशन दे दी कि नीचे जो है, अगर नीचे की तरफ जो अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसमें जो डाउनवर्ड जो टेंशन है वो हाफ द टेंशन व्हेन इट इज़ मूविंग अपवर्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पूछ रहा है, यानी एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो देखो, वो डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम बनाना आता ही होगा, और हम ए मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड के केस में क्या हो जाएगा? टी माइनस के एम जी, मतलब टी ऊपर एम जी नीचे, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी माइनस के एम जी। यहाँ से टी निकाल लो, और जब डाउनवर्ड की बात आ रही है तब भी टी निकाल लो। दोनों केस में टी को बराबर कर दो। ये क्वेश्चन आपने मैकेनिक्स में खूब किए होंगे। रेलवे ट्रैक्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग, तो रेलवे ट्रैक किससे बनती है? हॉट रोलिंग से बनती है। ठीक है ना, कास्टिंग नहीं हो सकता, एक्सट्रूजन नहीं हो सकता, फोर्जिंग नहीं हो सकता। फोर्जिंग को याद रखना, फोर्जिंग क्या होते हैं? जो कि बोल्ट वगैरह होते हैं, तो वो फोर्जिंग से मतलब प्रेसिंग वाली जो चीज़ होती है। एक्सट्रूजन में क्या होता है? एक्सक्यूजिंग जो चीज़ होती है ना, एक्सक्यूज वाली जो होती है, लाइक जैसे टूथपेस्ट हो गया, इस तरीके से एक्सट्रूजन हो गया। कास्टिंग में आपको पता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोलिंग, हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग क्या होता है कि प्रोसेस होता है जो डन किया जाता है ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। और कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड में होता है डाउन, या फिर क्या कहते हैं? बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है ना, उसके बारे में फिर ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती हैं, पढ़ लेना। स्लैग इनक्लूजन क्या होता है कि एक तरह का डिफेक्ट है, कौन सा है? सरफेस डिफेक्ट है। थर्ड हो गया आंसर। द मेजर डिफेक्ट होते हैं विच आर लाइकली टू अकर इन द सैंड कास्टिंग। गैस डिफेक्ट होते हैं ब्लो होल्स एंड पिन होल्स, पोरोसिटी। श्रिंकेज होती है, कैविटीज। मोल्डिंग मेटेरियल डिफेक्ट्स लाइक कट्स एंड वॉसेस, रेड टेल, मेटल पेनिट्रेशन, फ्यूजन एंड स्वेल। पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स लाइक मिश्रण, कोल्ड शर्ट्स, स्लैग इनक्लूजन। तो ये मेटल डिफेक्ट हो गया, यानी पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स, मिश्रण हो गया, कोल्ड शर्ट्स हो गया, स्लैग इनक्लूजन हो गया। मेटलर्जिकल डिफेक्ट क्या हो गए? हॉट टीयर्स हो गए, हॉट स्पॉट हो गए। और अगर मैं बात करूँगा कौन सा? आप स्लैग इंक्लूजन की, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन द मोल्टन मेटल
containing the select particles is poured in the mold cavity and it gets solidified। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि अगर एप्सिलॉन इक्वल टू इफेक्टिवनेस इस तरीके से गिवन हो 1 माइनस की e माइनस के NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, तो हीट एक्सचेंजर के लिए, तो अगर इन केस में वो किसके लिए होगा ये फार्मूला, तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा। इस तरीके का जो फार्मूला होता है उसका मतलब क्या हो गया कि ये होता है बोथ पैरेलल एंड कंडेंसर के लिए होता है, बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो के लिए, और कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों केस में होता है, मतलब बॉयलर के लिए भी और कंडेंसर के लिए भी, और फॉर बोथ पैरेलल एंड द काउंटर फ्लो के लिए होता है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये देख लेना आप है ना। दो इफेक्टिवनेस में दो फॉर्मूले हो गए, पैरेलल का भी और काउंटर का भी, तो दोनों में क्या होगा सेम हो जाएगा अगर R इक्वल टू 0 कर दे तो। ठीक है, इसके बाद है, और R क्या होता है, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम होता है, और C क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। देखो अगर 2 सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर सब्जेक्टेड टू द सेम टॉर्क, टॉर्क क्या हो गया, सेम हो गया, और मैक्सिमम सी रेस्टर डेवलप्ड हैं τ1 τ2, और इनका रेशो दिया हुआ 8, तो R2/R1 निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, समझ लेना कि T/J τ/R GT/L ये फार्मूला अप्लाई होगा। दो रिलेशन आगे वाले ले लो, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कौन सा केस है, देखो ये किसका केस है, सर्कुलर शाफ्ट का केस है, तो π/16 dq फार्मूला लग जाएगा टॉ के लिए। तो टॉ क्या हो जाएगा, 16/πdq। टी बहुत अच्छे से किया होगा यार सॉम में आप लोगों ने इसको। तो τ1/τ2 हो जाएगा, डी की टर्म में जाएगा, बाकी चीज़ सेम है, तो डी मतलब आर का रेशो सेम हो जाएगा, और आर क्या मिल जाएगा, तो R2/R1 गिवन है 8, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा उसका 2, आंसर हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो स्लिप, देखो जब भी स्लिप का क्वेश्चन आ जाए एक चीज़ तो याद रख लेना, एक फार्मूला इसमें अप्लाई होता ही होता है वेलोसिटी रेशो का। द क्रीप इन द ट्रांसमिशन देन द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी रेशो इन ओपन बेल्ट ड्राइव इज, तो ये याद रखना है इसको। देखो फार्मूला ये होता है NL/LS NS DS प्लस T DL प्लस T 1 माइनस के S। NL क्या होता है, स्पीड फॉर द लार्जर प्ली, NS होता है स्पीड ऑफ द स्मॉलर प्ली, DS होता है डायमीटर ऑफ द स्मॉल प्ली, और डायमीटर ऑफ द लार्जर प्ली DL है, S स्लिप इन द बेल्ट है, T इक्वल टू थिकनेस ऑफ द बेल्ट है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो DS/DL रेशो दिख ही रहा है यहाँ तक। तो देखो मतलब ये हो गया, अगर N1/N2 है तो D2/D1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर। देखो 3 मेटल वॉल्स दी हुई है, सेम थिकनेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, कंडक्टिविटी इज डिफरेंट है 2K 4K 6K। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है आया हुआ है IES में, तो उसमें क्या हुआ था K 2K और 3K दिया हुआ था, वहाँ पर आंसर हो गया था 3 to 1, क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था तीनों का। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये था। तो देखो वहाँ पर ये था, तो अब इसको करेंगे कैसे। तो इसमें बहुत सौ लोगों ने 3 to 1 भी किया होगा, तो वो गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन वही रखा है, क्योंकि इसमें कट वाल होने वाली चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो K1 K2 दिया हुआ है, इन तीनों का रेशो 2K 4K 6K, तो Q क्या हो जाएगा, KA डेल्टा T/L हो जाएगा। आपको सबके फॉर्मूले पता है इनके, तो इनके रेशो क्या हो जाएंगे 1/K1 रेशो 1/K2 रेशो 1/K3। तो सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 1/2 को रेशो 1/4 रेशो 1/6। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 12, तो 12 में से मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 में क्या हो जाएगा 6, 1/4 में करूँगा 3, और 1/6 में करूँगा तो 2, 6 3 2 क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सेल फोर्स दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इनसाइड का भी और आउटसाइड का भी। इनसाइड का दिया हुआ है 150 mm और आउटसाइड का दिया हुआ है 300 mm। तो यूपीटी थ्योरम है, देखो यूनिट प्रेशर थ्योरी फॉर द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक होती है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यूपीटी वाला फॉर्मूले अप्लाई होंगे। मीन रेडियस के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मीन रेडियस का उसमें फॉर्मूला होता है 2/3 R2Q माइनस R1Q अपन R2 का स्क्वायर अपन R1 का स्क्वायर। तो ये रहा फॉर्मूला। UWT में क्या होता है मीन रेडियस का R1 प्लस का R2/2। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सबकी वैल्यूज आपको पता है, रख देना। तो क्या हो जाएगा, मीन रेडियस यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी 116.67 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन्ड। बहुत से लोगों ने किया होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, लेकिन इसका आंसर होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर। क्यों होगा, देखो अ प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द इफ देयर इज नो लॉस ऑफ द हीट इन सराउंडिंग द टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू द टोटल हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी। मतलब हीट लॉस और हीट गेन इनका जो कंसेप्ट है कौन समझाता है, कैलोरीमीटर समझाता है। नॉट टू रिप्रेजेंट थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज इट स्टेट दैट द टू बॉडीज आर सेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन देम। समझ में आ गई बात है, डिफरेंस क्या है। जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो बताता है कि कोई भी जो नेट फ्लो होता है वो अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर उल्टा सिस्टम है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, की कैलोरीमीटर का है।
अब है ओपन बेल्ट टाइप का क्वेश्चन है, बेल्ट की स्पीड दी हुई है, पावर ट्रांसफर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है समझ लेना टाइट साइड और स्लैक साइड। अगर टेंशन की बात की हुई तो T1 माइनस T2 इक्वल टू पावर अपॉन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा। कुछ ट्रिक्स ही मानो इनको यार, और क्या। देखो टेम्परेचर दिए हुए हैं दो, 1600 केल्विन और 400 केल्विन। साइकिल की एफिशिएंसी फॉर द मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी, सबको आता है। एफिशिएंसी निकलना 1 माइनस के टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आएगा 50%। रेशो दिया हुआ है डब्ल्यू मैक्स का ओमेगा मिनिमम का 1.05। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पूछ रहा है फ्लाईव्हील के लिए। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का ओमेगा मैक्स माइनस के ओमेगा मिनिमम अपॉन ओमेगा मीन, वैल्यू पुट कर देना। ओमेगा मीन होता है ओमेगा मैक्स प्लस का ओमेगा मिनिमम बाई 2, वैल्यू पुट कर देंगे तो सारी वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा 0.05। इसके बाद है एलोंगेशन का फॉर्मूला पूछा किसके लिए? कॉनिकल बार के लिए। दो, और कब? सेल्फ वेट की वजह से। देखो सेल्फ वेट की वजह से दो चीज़ याद रखना, एक कॉनिकल के लिए और एक यूनिफॉर्म के लिए। कॉनिकल के लिए होता है गामा स्क्वायर एल, यहाँ गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, और गामा होता है स्पेसिफिक वेट, मतलब WL अपॉन ट्वाइस ऑफ ए मैक्सिमम ई, ये होता है। और यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है? गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 यानी WL अपॉन 2AE। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? कॉनिकल के लिए 3। इसके बाद है सरफेस टेंशन के लिए, इसने पूछी है डायमेंशन। तो क्या होती है सरफेस टेंशन? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन होता है MLT-2, और पर मीटर यानी एल से एल कैंसिल हो गया तो M1L0T-2, सेकंड आंसर हो जाएगा। What should be the incremental factor for the number of the shoes if the engagement speed for the centrifugal clutch needs to be doubled? देखो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में अगर एंगेजमेंट स्पीड को अगर डबल किया जाता है तो इंक्रीमेंट फैक्टर भी क्या होता है? उसी रेशो में बढ़ता है, यानी कि आंसर नंबर 3 डबल हो जाएगा। पढ़ लेना आप इसको, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो दोस्तों ये हो गया। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF आप देखते हो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और दोस्तों इसी तरीके से मैकेनिकल की क्विज चलती रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ में। टेस्ट दिया करो जिससे आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। बाय बाय।